नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। एक वीडियो मैंने टॉप 30 एमसीक्यूज करके डाला है और उस वीडियो को आप किसी भी कोने से देख रहे होंगे, भारत के किसी भी हिस्से के किसी भी कोने से देख रहे होंगे, सभी के लिए वो काम आने वाला इकोनॉमिक्स का वीडियो। और मैं तो छत्तीसगढ़ का हूँ और आप सीजी व्यापम के एग्जाम्स भी दिलाओगे तो हर किसी में काम आएगा। तो जो भी उसके यूज़र्स रहे होंगे, जो भी वीडियो के व्यूअर्स हैं, सभी के लिए काम है। और कमेंट देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आया वीडियोज़, इसलिए बोलते हो कमेंट करते रहा करो। तो टॉप 30 एमसीक्यूज कल डाले, आज फिर रिकॉर्ड हो रहा है और आज फिर ये चलेगा। और आज 40 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, कोशिश करेंगे 40 ऑब्जेक्टिव के पीछे 100 हम पॉइंट एक्स्ट्रा देख लें, ठीक है। तो जरूरी नहीं कभी कभार हम एकदम थ्योरी वाइज चलते जाएं। थ्योरी पढ़ने में दिक्कत ये होता है, थ्योरी आप लाइन से पढ़ लोगे लेकिन उसमें कितना काम का चीज़ है, कितना एग्जाम में आ सकता है, वो पता नहीं चलता। और ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूँ, वो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीट होने की संभावना है। और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे डलवाए भी हैं मैंने जो आपके काम आए और एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करते रहना, आप देखोगे। देखो 1 लाख लगभग सब्सक्राइबर होने वाले, उसके बावजूद मैं समय निकाल के बाकायदा कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है क्या पता किसी की परेशानी का समाधान हम बन जाए, किसी की परेशानी का समाधान हम खुद हों। तो अगर मैं आप लोगों के काम नहीं आ सका फिर किसके काम आना। लेकिन समय की उपलब्धता के हिसाब से, समय अगर उपलब्ध है तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो शुरुआत की इधर 30 क्वेश्चंस देखते हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस देखें। आज टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट ना होकर वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है ना। तो उसमें कर लेते, क्या दिक्कत। 4 ऑप्शन दिए रहता है, 3 ऑप्शन गलत रहते हैं, ये हाँ डायरेक्ट सही ऑप्शन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आज ही स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 218। और उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? तो पीडीएफ जितना भी यूट्यूब में पढ़ाऊंगा, इसका पीडीएफ खास करके, इसके पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सर टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है और वो आपको लिंक में मिल जाएगा। यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिंक में होगा, बहुत सारे कोर्सेज के भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन के भी लिंक है। साथ ही साथ देखो, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, हॉस्टल वार्डन के वैकेंसीज आने की संभावना, प्रबल संभावना, भी आ भी जाएंगे हो सकता है कुछ दिनों में। तो बेहतर है कि आप अपनी तैयारी अभी से जारी रखें। कोर्स डिस्प्ले हो रहा है, कोर्स की लिंक भी हॉस्टल वार्डन के फुल सीजी व्यापम के कोर्स परचेस कर सकते हो आप। मेरा अनुभव उसमें काम आएगा आपके, ठीक है। तो क्या पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीज़ों की वहाँ पे समावेश है, ठीक है। सब चीज़ आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब कर दिया गया? 1985 में। ध्यान रखिए, अंग्रेजी माध्यम को भी दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम में भी इसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। ये जो कृषि मूल्य आयोग या एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आया था, ये कमीशन कब बना था? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1965। कब? 1965 में। इसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया गया? CACP कर दिया गया। क्या कर दिया गया? CACP, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। बोले सर है क्या चीज, तो उसको भी जान लेते हैं। एक क्वेश्चन देखे, 4-5 पॉइंट पढ़ लिए। कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये 1965 में बना। 20 साल बाद 1985 में इसका नाम परिवर्तन क्या कर
नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। सर है क्या चीज, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी, एक सलाहकारी निकाय है। सर सलाहकारी निकाय है तो क्या काम करती होगी, सलाह देती होगी, और क्या देगी। तो ये क्या करती है, इसका काम क्या है, सलाह देती है। किसको, सरकार को, गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को। किससे रिलेटेड, MSP से रिलेटेड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे या किसी और राज्य में, तो धान खरीदी अगर आपके राज्य में करते होंगे, एक मिनिमम फिक्स प्राइस रहता है कि इतने में तो भैया हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, 2500, 3100, 3000, 4000, इतने रुपए में आप सामान हम आपका खरीदेंगे, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए क्या मिनिमम प्राइस होना चाहिए, ये सेट कौन करता है, गलत, सेट नहीं करता, सलाह देता है, सलाह देने का काम करता है क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला, एक एडवाइजरी बॉडी, सलाहकारी निकाय है। ठीक है, किससे रिलेटेड सलाह देती है, MSP से रिलेटेड। समझ आई बात, उसमें इतना याद रखना, क्या याद रखना, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में बना, 85 में उसका नाम कर दिया गया CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस इंडेक्स। क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, क्या करती है, सलाह देती है, किसको सलाह देती है, सरकार को देती है, किससे संबंधित देती है, MSP से संबंधित, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, NAARM, नर्म, कहाँ स्थित है पूछा जाए, हैदराबाद में। ये क्या है सर नर्म, तो नेशनल एकेडमी। सर हिंदी मीडियम वाले भी एक बार इंग्लिश में लिख लो कि कुछ का इंग्लिश रूप इंग्लिश में ही चलता है, वो तो गूगल ट्रांसलेट करके मिल गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज में याद रखना है। तो क्या याद रखना है इसको, नेशनल एकेडमी, किसके लिए एकेडमी है, ऑफ एग्रीकल्चरल, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट। कहाँ स्थित है ये नर्म, तो ये नर्म स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। वो उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं, स्थानीय वहीं आसपास के लोकल जो रॉ मटेरियल्स हैं तो उसको यूज करते हैं, वो उद्योग क्या कहलाते हैं, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब होता है अंग्रेजी में कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। एंड व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज देखो, इंडस्ट्री मतलब नाम सुन के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री होगा, वहां जाके प्रोडक्शन हो रहा है, वहां प्रोसेसिंग हो रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं इंडस्ट्री वर्ड के। तो जो सुने हो गया लघु एवं कुटीर उद्योग होता क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई या कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, एक प्रकार की ऐसी इंडस्ट्रीज है समझ लो, जहां घर बैठ के वहीं घर में ही सब सामान प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, वहीं प्रोसेस कर दिया जा रहा है, बाहर फैक्ट्री वगैरह में नहीं कर रहे हैं। रॉ मटेरियल आसपास से लेके आया, या हो सकता है वहीं स्थानीय घर का ही हो और वहीं सब काम रेडी हो जा रहा है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मटका बना रहे हो, मटका के किसी फैक्ट्री में बना रहे हो, वहीं घर में मशीन भी नहीं बोलेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट है, घुमाए मटका बना दिए। टेलर वाला शॉप हो गया, कपड़ा वपड़ा बना दिए। इसी तरीके से उदाहरण समझना, क्या कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग। ठीक है, एड्रागोगी, अब इसको जो प्रोनाउंस करना है करो, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता, प्रोनाउंसिएशन सीखना है कि नहीं, कुछ भी हो। तो दो चीज होता है, एक पेडागोगी और एक एंड्रागोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है 221 पे, पेडागोगी और एंड्रागोगी, इसका संबंध किससे पूछा है, तो प्रौढ़ शिक्षा से। सर ये प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है, एडल्ट एजुकेशन। तो क्या होता है, एक बच्चे के लिए होता है, एक है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एक है एजुकेशन फॉर एडल्ट्स। जो बड़े हो गए और जो बच्चे हो गए, दोनों के एजुकेशन में फर्क है, दोनों की शिक्षा प्रणाली में फर्क है, तालीम में फर्क है। तो बस वैसे ही अगर पेडागोगी है तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एंड्रागोगी है किससे संबंधित है, एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पिछले वाले एमसीक्यूज में बताया था भैया, टॉप 30 एमसीक्यूज में 1982 में, 12 जुलाई 1982, याद आ रहा है। ठीक, चलिए कमेंट करके बताना तो कितना याद है, देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कहाँ है, कमेंट करके बताना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना।
ये 1989 में चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 1989 में। सर डेट याद रखना क्या? नहीं। जवाहर रोजगार योजना 1989 में चालू हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान। जवाहर रोजगार योजना, इसको ऐसे रखना, जवाहर रोजगार योजना, JRY, जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड इन 7th 5 ईयर प्लान। एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड? इट वाज स्टार्टेड इन 1989। अब ये जो 12 पंचवर्षीय योजना है ना, सबका कार्यकाल आप याद रख लेना, एक बार बता देता हूँ, ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से। बाकी 5 ईयर प्लान वाले में जो थ्योरी वाला पार्ट है कोर्स में, उसको तो मैं कवर कराया हूँ। पहला वाला स्टार्ट हुआ, ये देखो, यही जगह कम है, यही बता रहा हूँ, 19 पहला वाला फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला है 1951 से लेके 56 तक का। दूसरा वाला चला है 5-5 साल का गैप है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, 56 से 61। तीसरा वाला 61 से 66। ये 3 साल के बाद, 3 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का गैप है, इसको ऐसे याद रखना। 3 5 ईयर प्लान के बाद, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप है। मतलब फिर नेक्स्ट चौथा पंचवर्षीय योजना 66 से चालू नहीं है, 66 से 71 मत कर देना। 3 साल का गैप है, मतलब आप कितना, 66 से 3 साल जोड़ो तो 1969। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से चलेगा? 1969 से लेके 74। 3 साल का गैप हो गया। इस 3 साल के गैप में एक एक साल का प्लान आया, समझ लो, रोलिंग प्लान बोलते हैं उसको। क्या प्लान बोलते हैं? रोलिंग प्लान। अवकाश था, समझ लो, हरित क्रांति भी उसी समय चला। तो फोर्थ 1969 से 74। फिफ्थ 5 ईयर प्लान नोट डाउन करना दोस्त, 1974 से चलने वाला था 1979 तक। लेकिन ध्यान रखना, पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल नहीं चली? तो 5वां पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चला, 5वां वाला 5 साल नहीं चला। तो 79 तक चलना था इसको, बट चला कब तक? 78 तक। कब तक चला? 78 तक। एकदम देखो, एक क्वेश्चन है लेकिन उसके पीछे का 10 फैक्ट याद करा रहा हूं आपको। ये सब ईयर याद रखना, याद पे। तो 3 तो 5 साल के बाद 3 साल का गैप था, फिर और 2 के बाद 2 साल का गैप हो जाता है। मतलब अब जो 6th 5 ईयर प्लान चलेगा वो 1978 से लेके 80 तक नहीं, तो ये 2 साल का गैप हो गया। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो ये चलेगा, देखो 6th 5 ईयर प्लान चलता है 1980 से लेके 85 तक। फिर 7th वाला चलेगा 1985 से लेके 90 तक। फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 साल का गैप है। देखो मैथमेटिक कैलकुलेशन कितने आसानी से बता रहा हूँ। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 के बाद फिर 2 साल का गैप, फिर 2 के बाद फिर 2 साल का गैप। मतलब अब जो 8th वाला चालू होगा, 8th वाला वो चालू होगा 90 से नहीं, 92 से, 92 से 97। फिर 9वां वाला चालू होगा 2000 9 वाला चालू होगा 1997 से लेके 2002। फिर 10वां वाला चलेगा 2002 से लेके 7। 11वां वाला चलेगा 2007 से लेके 2012। और 12वां पंचवर्षीय योजना चलेगा 2012 से लेके 2017। एक क्वेश्चन था, 10 पॉइंट पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ब्लैक बोर्ड, आप ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड बचपन में तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ोगे सब, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में। प्राइमरी एजुकेशन से, प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है ब्लैक बोर्ड। आरबीआई के पास, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? CRR कहलाता है। क्या कहलाता है? CRR। 2 चीजें बताता हूँ यहाँ पे, फिर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी इसका बताऊंगा क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। 2 वर्ड समझना। एक है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। और दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात। 2 चीज समझना, CRR SLR इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। मैं बैंक वाला हूं, मैं हूं क्या? बैंक वाला। मेरे पास आप जैसे 100 स्टूडेंट हैं, मैं बैंक वाला हो गया, और आप जैसे 100 स्टूडेंट मेरे क्या हो गए? कस्टमर हो गए, बैंक के कस्टमर।
50 लोग पैसा जमा करने आए, 50 लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पैसा था, तो पैसे को रखे रखे क्या करे, एक काम करे बैंक में जमा कर देते हैं। मतलब ठीक है जमा कर दो, बदले में क्या बोलेगा, अरे बदले में पैसा देता हूँ, इंटरेस्ट देता हूँ, कितना परसेंट दूंगा, अरे एक काम करो डिपॉजिट कियो ना, एक काम करो 10% ब्याज ले जाओ, उदाहरण के तौर पे 50 लोग पैसा जमा किए, मान के चलो टोटल पैसा हो गया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का अपन बोले कि सबका भाई सबको 10-10% देंगे, क्लियर बात समझ आई। बचे 50 लोग के पास पैसे नहीं थे, थोड़ा कम थे, जरूरत से कम था, उनको जरूरत महसूस हुई, वो भी मेरे पास आए बैंक के पास कि हमको पैसा दे दो। मतलब ठीक है लेकिन ब्याज लूंगा। हाँ ठीक है सर कितना लोगे, बोले 15% लेंगे। बोले एक्स्ट्रा 5% कमा रहे हो और इसी बेसिस पे तो बैंक चल रहा है, आपसे ले रहा है और आप ही को दे रहा है, तो जो एक्स्ट्रा बीच में कमीशन कमा रहा है ना वही बैंकों का प्रॉफिट है, उसी में बैंक का सैलरी मेंटेन करना है, उसी पे जो घर बिल्डिंग सब रेंट का है, किराया का है, सैलरी हो गया, हर खर्चे किससे मेंटेन हो रहे, वही कमीशन से मेंटेन हो रहे हैं। अब सोचो मैं 50 लोग से पैसा लिया था, 50 का पैसा लेके 50 को पूरा दे दिया, पूरा 5 लाख रुपए मिला था, 5 लाख रुपए बांट दिया, और अचानक से आप लोग पैसा मांगने वापस आ गए, तो कहां से दूंगा मैं। इसीलिए आरबीआई इस चीज पर निगरानी रखती है, क्योंकि भैया डिपॉजिटर को जितने भी पैसा जमा कर रहे हैं ना, कस्टमर है जो खातेधारक हैं, वो जब भी पैसा मांगे मिलना चाहिए, 1-2 दिन डिले होगा समझ आएगा, लेकिन तुरंत मिलना चाहिए। तो क्या करते हैं उसमें, उस केस में तो आरबीआई अपने बैंक को बोलती है, कमर्शियल बैंक को, व्यापारिक बैंक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कमर्शियल बैंक, उनको बोलती है कि आप थोड़े बहुत पैसे अपने पास जमा करके रखें, तो टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा, टोटल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो बैंक आरबीआई के पास रखेगी, आरबीआई के पास रखवाएगी, उसमें उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और ध्यान देना उस वर्ड पे कैश, तो ये सिर्फ किस में हो सकता है, कैश में, ठीक है कैश में हो सकता है। नीचे वाला एसएलआर उसमें कैश नहीं लिखा हुआ, तो कैश तो रहेगा ही रहेगा, उसमें गोल्ड भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक आरबीआई के पास रखवाएगी उसको सीआरआर बोलेंगे, और टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक को अपने पास खुद रखना पड़ेगा, खुद मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उसको बोलेंगे एसएलआर, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक क्वेश्चन और बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूं, फुल फॉर्म याद रखना। बैंक आरबीआई के पास रखवाती है पैसा, क्या उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर। बैंक खुद अपने पास मेंटेन करके रख रही है, अरे भैया हमको मत दो, तुम अपने पास रखे रहो, उसको बोलेंगे एसएलआर। और जितना परसेंट बोल देती ना उतना परसेंट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो सीआरआर एसएलआर समझे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कैश में हो रहेगा क्या, हाँ नाम ही कैश लिखा हुआ कैश में हो सकता है, सर ये भी कैश में होगा क्या, कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियां भी हो सकती हैं। सर वो क्या एक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या डॉक्यूमेंट है, वो पैसे की तरह काम कर रहा है, शेयर मार्केट जैसे होता है ना, आपका शेयर है बस वैसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज समझ लो, ठीक है। तो एसएलआर उसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सीआरआर पे इंटरेस्ट बनता है। आपको लगेगा भैया बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवा रही है, इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, नहीं मिलता, नहीं देते इंटरेस्ट, ठीक है। तो सर ऐसे तो गलत है, नहीं है गलत, कुछ परसेंट एकदम 3-4%, उससे ज्यादा नहीं होता, उदाहरण के तौर पे मैक्सिमम 3-4-5%, इससे ज्यादा सीआरआर नहीं होगा। सर एसएलआर में मिलेगा क्या, अरे इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता एसएलआर में मिलने का। जब बैंक को आरबीआई में पैसा जमा करने के बाद पैसा नहीं मिल रहा है, तो बैंक अपने पास ही जमा कर रही है, उसमें काहे से इंटरेस्ट देंगे। मैं 1 लाख रुपए बैंक में जमा नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए अपने पास रख रहूंगा, मैं इंटरेस्ट मांगूंगा, कौन दूंगा, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालूंगा कि नहीं, तो दोनों में इंटरेस्ट नहीं मिलता, बात ध्यान रखना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास विभिन्न कमर्शियल बैंकों के जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक हैं उनके कुल जमा एवं आरक्षित राशियों का मतलब टोटल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व्स का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो देखो बैंकों का, कमर्शियल बैंकों का आरबीआई के पास जमा, तो ये तो सीआरआर कहलाएगा, और बैंकों के पास खुद का जमा तो एसएलआर, बस वो इतना ही बताया। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हा समिति ने क्या सुझाव दिया था, तो एसएलआर और सीआरआर को कम करने का। अब ये एसएलआर सीआरआर के कम करने के क्या प्रभाव है, एक अलग थ्योरी पार्ट में देखेंगे, लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है आगे बढ़ता हूँ। एसएलआर सीआरआर ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमी को अस्त व्यस्त होने से बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को कम ज़्यादा करने के लिए ये सब पॉलिसीज हथकंडे काम आते हैं, ठीक है। चलो, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे, ये इसको काट देना है मत पढ़ो, क्या समझ नहीं आया मेरे भी, ठीक है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे, उत्पाद कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है, किसी टैक्स को लगा दिए, इम्पोज कर दिए,
उसके बाद वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है, मतलब जिस पैसे पे होता है, वह क्या कहलाता है? कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, नॉर्मली याद रख लेना। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष करों को अनुत्पादक कर कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या बुलाता है? अनुत्पादक कर। केलकर समिति किससे संबंधित होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार से संबंधित है। केलकर समिति प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार लाने से संबंधित केलकर समिति का गठन किया गया था। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तय किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तय किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तब्बू तब्बू पानी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बजट, पैसा, फाइनेंस। अब एक अच्छा चीज बताता हूं आपको, प्राथमिक घाटा, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या चीज है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? इंग्लिश हिंदी दोनों वाले टेंशन नहीं लेना, जितना टर्मिनोलॉजी रिक्वायरमेंट रहता है ना, रिक्वायर्ड रहता है, दोनों बताते चलता हूँ। तो यहाँ पे दो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल डेफिसिट और क्या है, और एक प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ। कितना रुपये? 100 रुपये। 100 रुपये कमाया, 80 रुपये उड़ा दिया। 100 रुपये कमाया, 80 रुपये उड़ा दिया, 20 रुपये बचा, वो क्या है? सरप्लस हो गया। सेविंग्स है, सेविंग है मतलब सरप्लस है। 80 रुपये कमाया, 100 रुपये उड़ा दिया, अब 20 रुपये क्या हुआ? क्या हुआ? सेविंग थोड़ी ना, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। इसी को मैं बोलता हूँ डेफिसिट। या 100 रुपये कमा के अपन 120 रुपये खर्चा कर दे रहे हैं, 20 रुपये माइनस में आ रहा है, तो वो भी एक प्रकार का सरप्लस है, लेकिन माइनस में है। नहीं समझे? अरे छोड़ो, ठीक, कोई बात। कमाए, खर्चा किए, जो बच गया वो सेविंग या डेफिसिट या सरप्लस, ये इतना समझ आया ना? एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, डेफिसिट हो गया, घाटे में चल दिए, बच गया पैसा, लाभ है, सरप्लस है, और क्या। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? ये बता रहा हूं। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, टोटल रिवेन्यू, जितना पैसा आएगा, जैसे भैया आपके पास आ रहा है पैसा, मेरे पास आता है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो बच जाता है यही डेफिसिट है, सरप्लस है, समझ लो। एक्स्ट्रा बच गया पैसा तो सरप्लस, और एक्स्ट्रा खर्चा हो गया डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा, ये फिजिकल डेफिसिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, थैंक यू। क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। तो टोटल रिवेन्यू क्या है? कुल प्राप्त आय है, और एक्सपेंडिचर क्या है? जो व्यय है, एक आय और एक व्यय। तो आय व्यय घटा दिए, क्या बच गया? फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये सब एग्जाम में काम आएगा बेटा, हॉस्टल वार्डन, व्यापम, पीएससी वीएससी सब में काम आएगा ना। और कोने काने से कहीं भी देख रहे होगे, जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है सब में काम आएगा। जो पॉइंट बताते चल रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, पूरा फिजिकल डेफिसिट पढ़ाया गया नहीं, एक की वर्ड वहां से दे दिया जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा। तो क्या बोला? राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा देने पर, मतलब प्राइमरी डेफिसिट कैसे आएगा? जो फिजिकल डेफिसिट आया ना, यहाँ पे अपन जो फिजिकल डेफिसिट निकाले, इस पे माइनस कर दो इंटरेस्ट, ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट, ब्याज, तो जो आएगा उसको बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। समझ आई बात? इतनी सी छोटी सी। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो मीडियम रेंज की इंडस्ट्रीज हैं, उसके विकास में सहायता प्रदान की है। नायक समिति किससे संबंधित थी? लघु उद्योगों से। लघु उद्योग मतलब होता है नायक समिति, नायक कमिटीज, नायक कमिटीज इज रिलेटेड टू लघु उद्योग, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को बाबा जमाने से चले आ रहा है, लोहे का यूज। ठीक है। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। सोचो लोहा नहीं रहेगा आपके जीवन से क्या क्या चीज चल देगा। ये चीनी वाला क्या सिस्टम था, इसको छोड़ो भैया, चीनी को नियंत्रण मुक्त, जो इंपॉर्टेंट नहीं रखता, कुछ एग्जाम में पूछ दिया आए भाई समझ नहीं आता। तो ठीक। गरीब, भारत में गरीबी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से। मतलब देखो, गरीबी का पैमाना अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग समिति के आधार पर अलग अलग गरीबी का पैमाना भी माना गया। मैं अगर सोच के देखना, मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मैं क्या गरीब हूं? 10,000 आप छत्तीसगढ़ में कमा रहे हो और किसी गांव में कमा रहे हो, 10,000 बहुत है। छत्तीसगढ़ राज्य में ही एक गांव से दूसरे शहर चले जाओ, डेवलप सिटी, अरे वहाँ रहने का किराया 5,000 हो जाएगा आपका, खाने पीने का किराया 2-3 हज़ार हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तब आप गरीब हो सकते हो। और यही 10,000 लेके मेट्रो सिटीज में जाने का सोचोगे, सोचना भी मत, वहाँ 40,000 रुपये खर्चा हो जाता है, 10,000 रुपये कमा के क्या करोगे? तो फिर गरीब से नीचे होगा, उधारी में जीरो फिर। तो ये फिक्स इनकम के बेसिस पे अपन किसी को गरीब अमीर नहीं बोल सकते, या गरीबी का निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन बोले कि अगर सब अलग अलग समितियां है, अलग अलग समिति ने अलग अलग निर्धारण किया कि कोई बोले कि यार पैसा कमाना ठीक है, इतना रुपए कमाना चाहिए तो गरीब नहीं होगा, साथ ही साथ थोड़े बहुत मनोरंजन कर ले, झूला झूल ले, मूवी देख ले, एंटरटेनमेंट कर ले, नहीं कर पा रहा तो गरीब है। वैसे ही बोले गरीबी का सबसे अच्छा पैमाना भारत में कैलोरी मापन, कितना कैलोरी इनटेक है। मतलब गरीबी क्या, गरीब क्या, आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसी को नहीं ले पा रहे हो तो गरीब हो, और क्या? खाना नहीं खा पा रहे हो, 2 वक्त का रोटी नहीं ले पा रहे हो, गरीब हो। तो बोला आप खाने को कुछ भी मिल जाए खा लिए तो नहीं, तो क्या बोला गया? कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। डिफाइंड पॉवर्टी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। अगर आप ग्रामीण एरिया से हो, रूरल एरिया से हो, रूरल एरिया से हो, और आपका कैलोरी इनटेक 2400 नहीं है, 2400 कैलोरी से नीचे है पर डे, तो आप गरीब हो। और 2400 खा पी रहे हो, एकदम ठूस के मजा हम खा रहे हो, सब झेल रहे हो होटल होटल में जाके, और बोल रहे हो गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, नहीं चलेगा। और अर्बन एरिया में हो, शहरी क्षेत्र में हो, अर्बन एरिया में अगर आप 2100 कैलोरी से नीचे खाते हो, मतलब ठीक है, गरीब हो। तो ये भारत में गरीबी, पॉवर्टी इन इंडिया इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक, याद रखना। वर्ष 1989 में, 1989 में लकड़ा वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत में गरीबी की माप के लिए। ठीक है, टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया, टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया। कौन सी कमिटी? लकड़ा वाला। सर नाम अजीब सा लग रहा है, ऐसी है लकड़ा वाला। MPI मल्टी पर्पस या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये क्या है, किससे संबंधित है? बोले तो परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिवार से। सुनते चलना ना, फुल फॉर्म याद रखना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में किसे इकाई माना जाता है? यूनिट किसको माना जाता है? तो हाउस होल्ड को, जो यूनिट के रूप में देखा जाता है, यूनिट के रूप में उस किसको देखा जाता है? हाउस होल्ड को, परिवार को। एक परिवार को देख लिए, एक परिवार में 4-5 लोग हैं, परिवार का कितना मैंने, अरे मैं बच्चा हूँ, 14-15 साल का हूँ, अभी माता पिता पे आश्रित हूँ, मैं नहीं कमा रहा तो मैं गरीब हो गया? तो परिवार को देखेंगे, किसको देखेंगे? परिवार को। तो एक बोला एन इंडेक्स दैट मेजर्स द परसेंटेज, नहीं लिखा इतना लंबा चौड़ा पॉइंट। What is MPI? तो MPI is an index that measures the percentage of households in a country deprived along these 3 Ds. तो ये 3 डायमेंशन में, ये 3D में, कौन कौन से 3D में? पहला मॉनेटरी पॉवर्टी, मॉनेटरी पॉवर्टी मतलब पैसे से आप गरीब हो, कोई परिवार गरीब हो, ठीक है, तो आप गरीब हो। दूसरा एजुकेशन, शिक्षा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, शिक्षित नहीं हो, तो बोला कि ठीक है, ये इंडेक्स नापने का आधार है ना, अगर इसमें सब आप कमी पाई जाती है तो आप गरीब के अंतर्गत गिनाओगे। तीसरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, आप गरीब हो।
मॉनेटरी पॉलिटी, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज। न्यू विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट, न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? लिख लेना, 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में। कब? 2014 में। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। थोड़ा लंबा टाइम हो गया लग रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन तो 40 एक्स्ट्रा पॉइंट बता के हो गया होगा और। तो रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार से, आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी वाला पिछले क्वेश्चन बताया था, ट्रस्टीशिप। न्यायशीता का प्रतिपादन, न्यायशीता सिद्धांत, ट्रस्टीशिप किसने दिया? महात्मा गांधी ने। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? उत्पादक के दृष्टिकोण पर। ये पूर्ति पक्ष नहीं है, आपूर्ति, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र। क्या है? आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र। तो क्या है आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र? एक व्यापक आर्थिक सिद्धांत है जिसका तर्क है कि पूंजी में निवेश करके और गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो वस्तु और सेवाएं हैं, उसके उत्पादन पर बाधाओं को कम करते आर्थिक विकास को प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है, मतलब आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। और यह निर्माताओं पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? निर्माताओं पर, प्रोड्यूसर्स पर, उत्पादक पर। तो उत्पादक के दृष्टिकोण पर यह काम करता है। कौन सा? आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र, ठीक है। मतलब सामान का प्रोडक्शन कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल लगेगा, पूंजी लगेगा। और जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, गुड्स प्रोड्यूस करने में, वस्तुओं के उत्पादन में, और सर्विस रेंडर करने में, सेवाओं को देने में जो बाधाएं आ रही, उस बाधाओं को दूर किया जाए, तो भी यह विकास हो पाएगा। ठीक उसी आधार पे काम करता है। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर तथा क्लार्क। फिशर तथा क्लार्क। तो ये क्लार्क का एक थ्योरी है, ठीक है, अभी उस पर नहीं आता। क्लार्क फिशर मॉडल, ठीक है, क्लार्क फिशर मॉडल बुलाता है, क्लार्क फिशर मॉडल। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? क्लार्क और फिशर। तो उसका एक मॉडल है क्लार्क फिशर मॉडल करके। भारत की घरेलू बचतों में से जो डोमेस्टिक सेविंग्स है या हाउस होल्ड सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का। भौतिक परिसंपत्तियों मतलब टेंजिबल एसेट्स। सही, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? अब देखो, कोई शिकायत मत करना ना, इंग्लिश हिंदी सब टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ भैया, ठीक है। फिर सुनने को मिलता है सर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, सर हिंदी। बता तो दिए, और क्या प्राण दे दे आपको मैं। टेंजिबल एसेट्स, भौतिक परिसंपत्ति मतलब जिसको आप छू सकते हो, टेंजिबल है। ये मैं छू सकता हूँ क्या? हाँ, टेंजिबल एसेट्स है। सर एसेट्स क्या है वो भी बता दो। संपत्ति बता देते, कोई दिक्कत नहीं। हर कोई इकोनॉमिक्स का नहीं होता, कोई कॉमर्स वाले फील्ड का नहीं होता। मेरे को आपको उधार देना है, वो मेरा दायित्व हो गया, लाइबिलिटी हो गया। लेकिन मेरे पास पैसे, उस पैसे हैं, वो मेरी संपत्ति हो गई। जरूरी नहीं पैसे, पैसे का मैं प्रॉपर्टी खरीद लिया, अरे तो पैसे का ही रूप था क्या? वो संपत्ति हो गया, और क्या? एसेट्स हो गया। पैसे था, ये खरीद लिया, बोर्ड खरीद लिया, 5-6 लाख का सेटअप लगा लिए, तो पैसे थे पहले, वो भी संपत्ति थी। उस पैसे का ये सामान खरीद ले, ये भी संपत्ति है, एसेट्स है। और जिन एसेट्स को मैं छू सकता हूं वो क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। क्या है? टेंजिबल है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल मजेदार चीज है। टेंजिबल और इनटेंजिबल को अपन बताते हैं, इनटेंजिबल भी बताता हूं क्या होता है। इनटेंजिबल एसेट्स जिसको नहीं छुआ जा सकता। सर ऐसा कौन सा एसेट है जिसको नहीं छुआ जा सकता? और वो एसेट्स भी है, संपत्ति भी है। दो ठो मैं दुकान खोल लेता हूं, दो ठो दुकान खोल लेता हूं। एक हल्दीराम का, खाने पीने का, एक हल्दीराम का, और बाजू में, और हल्दी के अलावा और कोई नाम बताओ। चांदीराम, हल्दीराम, चांदीराम। दो दुकान में सामान बिकने को रहेगा, दोनों दुकान में सब खाने पीने के आइटम बिकेंगी। लोग किसके पास ज्यादा करेंगे? दोनों नया दुकान है, नया एरिया, नया कस्टमर, कोई पहले नहीं, एक ही दिन में स्थापित हुआ, एक ही दिन में फीता कटा। ज्यादा लोग किसके पास जाएंगे पता है? हल्दीराम के पास। सर ऐसा क्यों? अरे हल्दीराम का नाम चलता है, ब्रांड है, गुडविल बना के रखे उसने। क्या गुडविल? तो जो गुडविल हो गया वो क्या है? एक एसेट है। लेकिन क्या उसको छू सकते हो? गुडविल को ऐसे छू दिए, हाँ ये अच्छा गुडविल है, अच्छा लग रहा है, छूने में नहीं छू सकते, गुडविल है। ऐसी पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब के सब किसके उदाहरण है? इंटेंजिबल एसेट्स के उदाहरण है, ठीक है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है?
नॉमिनल जीडीपी, ये रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम वाले थ्योरी पार्ट में अच्छे से चर्चा किया हूँ। डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, उसको भी चर्चा किए हैं। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान, तो वो 5 साल का पंचवर्षीय योजना पूरा रखना। और गरीबी हटाओ वाला कार्यक्रम, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन, गरीबी पॉवर्टी उन्मूलन मतलब इरेडिकेशन, जड़ से उखाड़ फेंकना इज नोन एज इरेडिकेशन, उन्मूलन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा मतलब कंपलसरी प्रीलिमिनरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सबका कार्यकाल बता दिया। 12वीं वाले का कार्यकाल क्या था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2012 से 17, तो इसका क्या होगा 2007 से 5। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और अक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है, सीआरआर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सीआरआर एसएलआर क्या था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर क्या है एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ 40 से कम क्वेश्चन, लेकिन एक्सप्लेनेशन करते करते बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने। ठीक है, तो वो टॉप 30 अलग क्वेश्चन थे, ये टॉप 40 अलग क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन है, काम की चीज़ें और बताना कौन सा सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए मैं हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, सेवा देना। भैया अपन अपना जॉब छोड़ दिए, तो जॉब छोड़ने के बाद एक ही काम बचता है, और कोई काम धंधा नहीं है, मैं भी बेरोजगार बैठा हूँ, सारे गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए बेरोजगार, बट ऐसे नहीं कि नहीं कमा रहे, कमा रहे, लेकिन मन में एक भाव रहता है कि जितना हेल्प कर सके। अरे एक जॉब छोड़े ना तो 100 लोगों का लगवा दिए होंगे, उतने लोग का सिलेक्शन दे दिए एक ही साल में, रियल फिगर, फेक वाला नहीं कि 10 लोग सेलेक्ट नहीं हुए 1000 सिलेक्शन। और जिसका सिलेक्शन नहीं भी हो ना तो इस स्तर पे पहुंचा दिए कि आने वाले सालों में हो जाएगा, आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगा, आने वाले एग्जाम्स में हो जाएगा, वैकेंसीज तो आए हो जाए। तुम्हारा काम है पढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देना। तो जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है खुल के बोला करो, हक से मांगा करो, हक से बोला करो, सर इस चीज़ में दिक्कत आ रहा है ये करा दो। ठीक, तो अपने ध्यान में जाता है। इकोनॉमिक्स बहुत दिन से बहुत लोग बोले सर सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा लियो, सब चीज़ में अच्छे से समझ आ गया, इकोनॉमिक्स बहुत दिक्कत आ रहा है, इकोनॉमिक्स का भी करवाओ, लेके आए ऑब्जेक्टिव पैटर्न लेके आए। ठीक है, तो बताना जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के लिए तो बैठे जी हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखा करो चैनल और शेयर किया करो, जो चीज़ अच्छी लगती है तो तारीफ़ किया करो। तारीफ़ करने में क्या, हमको सुनने में अच्छा लगता है भाई, हम भी इंसान ही हैं। अच्छा लग जाता है, तारीफ़ कर देते हो, लगता है कि मेहनत सार्थक हो गया। बताना जो भी रिक्वायरमेंट लगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।